गौरव जी, ये बताइए कि कौन सा ऐसा सेक्टर है जो वेल प्लेस्ड है ऑन द चार्ट्स, जो आपको लगता है कि अगर यहाँ से कुछ सपोर्ट मिलता है, कोई पॉजिटिव खबर आती है, दैट इज द सेक्टर व्हिच इज गोइंग टू रियली लिफ्ट द निफ्टी अप। जैसे मैनेजिंग। मैंने बताया, हमारा radar पे PSU बैंकिंग स्पेस है। वी आर प्रीटी मच ऑप्टिमिस्टिक ऑन दिस। वी आर ऑप्टिमिस्टिक ऑन द NBFC स्पेस आल्सो। जिस तरीके से इंटरेस्ट रेट में गिरावट की गई है, 1% का रेपो रेट का कट ऑलरेडी आ चुका है यहाँ पे। लेटर हाफ में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि उस रेपो रेट का ट्रांसमिशन डिले खत्म होगा और हमें इम्पैक्ट आना शुरू हो जाएगा। और वी वुड सी राइज इन the loan books of these banks and select NBFCs, namely LIC Housing, Shriram Finance, Canara Bank, SBI for that matter। अभी मैंने इसके अंदर लार्जली छोटे मंझोले स्पेस को ही इसीलिए चुना है क्योंकि इनके अंदर एक तेज मूव आने की उम्मीद है। साथ ही साथ में the larger private banks like Axis and कोटक बैंक आर आल्सो वेल प्लेस्ड, और फेडरल बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी हमारे रडार पे है। ओके, सो यू आर पॉजिटिव ऑन पीएसयू बैंकिंग स्पेस। चलिए, अब सवाल जवाब का सिलसिला हम शुरू करते हैं। और हमारे फर्स्ट व्यूअर है, हमसे जुड़ चुके हैं, अनुज सिंह जी इनका नाम है। वो आपको गुड आफ्टरनून भेज रहे हैं, पूछ रहे हैं एनबीसीसी के शेयर उनके पास, अम, जो उन्होंने 62 के रेट पे लिए थे, और अभी उन्हें 90% का प्रॉफिट हो रहा है। तो मुझे क्या करना चाहिए? प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए, या फिर आप मुझे बड़े रहने की सलाह देंगे? गुड आफ्टरनून अनुज जी। यहाँ पे मैं आपको प्रॉफिट बुकिंग की सलाह बिल्कुल भी नहीं दूंगा। रादर, अगर आपके पास कुछ स्पेयर कैश हो और इस शेयर के अंदर कोई डिप मिलता है 110 या 105 की रेंज का, तो वहां पे आपको इसे फर्दर ऐड करना चाहिए। जैसे मैंने बताया, इंटरेस्ट रेट्स की जब चीज घटेगी तो उससे काफी स्पेस के अंदर फायदा मिलेगा। ये कंस्ट्रक्शन बिजनेस में है। कई सारे अब सरकार की तरफ से जो आगे अरेंजमेंट्स हो रहे हैं, तो ये रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में भी काफी एक्टिवली हिस्सा ले रहा है। तो इनकी भी एक जो कीमत होती है लोन लेने की, वो घटेगी। तो दैट विल इवेंचुअली हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन देयर बुक्स। और आने वाले समय में यहाँ से हम उम्मीद कर सकते हैं 6 से 8 महीने या साल भर के अंदर आपको एक अच्छे फिगर्स इन क्लोज टू 150 160 के यहाँ से दिखने चाहिए इस शेयर में। ओके। नारायण मालपान जी का सवाल है, और सवाल दो स्टॉक्स पे है। एक है पीएनबी गिल्ड्स। पीएनबी गिल्ड्स पे इनका बाइंग रेट इज 97, क्वांटिटी इज 8000 शेयर्स। और दूसरा है कोयोको कैमलिन, बाइंग रेट इज 128 एंड द क्वांटिटी इज 5000। प्लीज एडवाइस ऑन व्हाट टू डू। पीएनबी गिल्ड्स हमारे इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट भी हैं, तो मैं रिफ्रेन करूंगा उस पे अपना व्यू देना। और दूसरा शेयर आपने कहा, क्या बताया था? कोयोको कैमलिन। जस्ट अ सेकेंड, आई हैव टू जस्ट लुक डाउन फॉर इट। काफी एक लंबे अरसे के बाद जिक्र हुआ है कोयोको कैमलिन का। करेक्ट। जो ये स्पेस है, इसके अंदर जैसे कि हम आगे की बात करें अन्य शेयर्स की, तो उस स्पेस में काफी ज्यादा मोमेंटम बना है इस चीज के अंदर। लेकिन उस तरीके का मोमेंटम ये अभी नहीं क्रिएट कर पाया है। तो आई थिंक अगर कुछ बाउंस आए तो यहाँ पे कुछ बुकिंग की तरफ कंसिडर करना चाहिए। ओके, एक महीने में ये स्टॉक 10% ऊपर है, एक हफ्ते में भी हरे निशान में ही है। मोर और लेस, या टुडे इट्स डाउन। एक 129 रुपीज 32 पैसा के आसपास ये शेयर इसमें काम काज कर रहा है, और उनका जी बाइंग बिल्कुल। प्राइस आई अभी थिंक इज 129। हाँ, आपने जिस बाइंग? तरीके जी। एक और मतलब। महत्वपूर्ण चीज हमें देखनी है कि इस शेयर के अंदर जो गिरावट आई थी वो इनलाइन थी। वैसे तो बाजार के लगभग साथ ही थी। पिछले साल सितंबर के महीने में 225 के भाव के अराउंड ट्रेड कर रहा था। बट द डिक्लाइन वाज वेरी मच स्टीप, और वहां से 100 रुपए के नीचे आ गया था, यानी कि आधे से ज्यादा की गिरावट हुई है। अब वहां से धीमे धीमे इसने बिल्डअप होना शुरू किया है। दिस क्लियरली गोज टू शो कि इसके अंदर जो सेल ऑफ है दैट इज वेरी मच स्टीप। तो पहली चीज तो एक चीज ये समझ में आ रही है दैट यू नो यहाँ पे इसका जो रिएक्शन है ऑन द नेगेटिव साइड दैट इज स्टीपर देन नॉर्मल।
तो विच करेक्ट। इज नॉट अ गुड थिंग। साथ ही साथ में अगर एक मैं बिजनेस फ्रंट की बात करूं तो कुछ बहुत मेजर ग्रोथ नहीं दिखाई दे रहा है ओवरऑल। अगर हम बात करें तो मार्च 25 के रिजल्ट्स के आंकड़ों की भी मैं बात करूं तो उसके अंदर भी डी ग्रोथ है, बोथ ऑन टॉप लाइन एंड ऑन द बॉटम लाइन फ्रंट। प्रॉफिट बिल्कुल ही खत्म हो गया है। 6 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट पोस्ट किया था अगेंस्ट 44 करोड़ प्रॉफिट रजिस्टर्ड इन मार्च 24। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आई डोंट रियली फाइंड दिस एज एन वेरी अट्रैक्टिव बेट कि हमें लंबी अवधि के समय तक इसको होल्ड करके रखना चाहिए। टेक्निकल चार्ट फॉर्मेशंस भी कुछ बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, ऑल्दो बॉटम पे कुछ कंसोलिडेट करके बढ़ना जरूर स्टार्ट हुआ है, बट आई एम रियली नॉट श्योर कि कितने तक ये होल्ड कर पाएगा। देयरफॉर यहाँ मैं सेल ऑन राइस की सलाह दूंगा। ओके। अवधेश ठाकुर जी का सवाल है, वो पूछ रहे हैं पिरामल फार्मा के बारे में, करंट लेवल्स पे बाय कर सकते हैं या अभी वेट कर ले फॉर लॉन्ग टर्म? अभी थोड़ा सा वेट करना बेहतर रहेगा। आई थिंक यहाँ से 180 के करीब के लेवल्स मिल जाने चाहिए, वहां पे एक बार को कंसिडर करें, वो ग्रेजुअली धीमे धीमे करके बाय करें। फर्स्ट ट्रांच ऑफ बाइंग 180 के लेवल के आसपास करनी चाहिए। बिल्कुल, काफी अच्छा एक मोमेंटम इसमें आया था, लेकिन पिछले 4-5 महीने से कहीं नहीं जा रहा। इट कम्स बैक टू 200, सब 200 लेवल्स एंड बाउंसेस बैक टू 220, 215। बट आज के बाजार में भी यहाँ पे गिरावट ही देखने को मिल रही है। 192 के आसपास का स्तर पिरामिड फार्मा पे जी बना हुआ बिल्कुल गीतू जी, सही कह रहे हैं आप। इसके अंदर एक अच्छा मोमेंटम डेवलप हुआ था लास्ट ईयर में है। जून जुलाई मंथ्स के आसपास, जहां पे जब ये जी। शेयर 150 160 के लेवल पे ट्रेड कर रहा था और वहां से सीधे सीधे डबल हुआ था, 300 का आंकड़ा के पार पहुंच गया था ये शेयर। बट उसके बाद से ये इसके शेयर प्राइसेस संभल नहीं पा रहे हैं। इट इज हिटिंग लोअर लोज, हर एक बाउंस पे होल्ड नहीं कर पा रहा है, सेल हो रहा है। तो फॉर्मेशंस कोई बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं है। लेकिन ये जो लेवल आ रहे हैं यहाँ से, ये अगेन उन्हीं लेवल्स के आसपास आ रहा है अब शेयर, जहां से इसका एक अपवर्ड जर्नी शुरू की थी। इसीलिए मैं गिरावट में बाय की सलाह दे रहा हूँ इसमें। ओके। अगला सवाल भी पिरामिल फार्मा वर्सेस जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, कौन सा स्टॉक 1 साल के लिए अच्छा लगता है चार्ट्स पे? पिरामिल फार्मा के आपने बता दिया बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, और जेएसडब्ल्यू इंफ्रा पे क्या आप क्या सलाह देंगे? सिंस यहाँ कंपैरिजन आ गया है तो जीएसडब्ल्यू इंफ्रा विंस द रेस इन दिस केस। ओके। और प्लेसमेंट अच्छा है शेयर का, शेयर की पेडिग्री अच्छी है, अच्छे मैनेजमेंट की कंपनी है, सेक्टर अच्छा है। तो इन सब चीजों को कंसिडर करते हुए और उसकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को भी देखते हुए मैं जीएसडब्ल्यू इंफ्रा में निवेश की सलाह दूंगा। स्टॉप लॉस भी बहुत ही नजदीक रहेगा, सिंस ये इन्वेस्टमेंट पोजीशन है जिसमें जनरली हम स्टॉप लॉस नहीं लेते हैं। बट अगर क्लाइंट कुछ थोड़ा सा डाउन साइड को अपना हेज करना चाहे तो 250 की रेंज के स्टॉप लॉस को मेंटेन कर सकते हैं, और हायर साइड में हम 360 से लेकर 420 के लेवल साल भर के अंदर आते हुए हमें देखेंगे, 360 बीइंग द फर्स्ट टारगेट। तो अगला सवाल हम लेते हैं, दीपक का सवाल है। वो दो स्टॉक्स पे आपसे राय मांगनी है, लॉन्ग टर्म का भी रखते हैं। एक है रिलायंस इंडस्ट्रीज, 75 शेयर है उनके पास, 1300 के भाव पे लिए है। और दूसरा है जीएमआर एयरपोर्ट्स, 700 शेयर्स एट द रेट ऑफ 90 रुपीज ईच। दोनों ही पे आपकी सलाह। पहले रिलायंस की बात कर लेते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर हायर लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है अभी पिछले लगभग लगातार कुछ हफ्तों से। और ये कंसोलिडेशन एक हेल्दी कंसोलिडेशन है जिसके अंदर ब्रेकआउट आने के चांसेस ज्यादा हैं। तो यहाँ पे यस बिल्कुल इस पोजीशन में बनना चाहिए, और 1525 से 1550 तक के लेवल्स की मैं उम्मीद कर रहा हूँ नियर टर्म में। देयर आफ्टर लेवल्स क्लोज टू 1600 हम देख सकते हैं। जीएमआर जीएमआर एयरपोर्ट्स की अगर हम बात करें, अगेन इट इज अ वेरी गुड स्टॉक। और एक ऐसी कंपनी है जिसके कुछ ज्यादा मेजर कॉम्पिटिटर्स नहीं है, और जिस तरीके का यहाँ से चीज और मोमेंटम बन रहा है, तो यस यहाँ पे मैं थोड़ा डिप में बाय की सलाह दूंगा। अभी 82 रुपए के अराउंड ट्रेड कर रहा है। एक बार अगर जी। 75 रुपए के अराउंड ये शेयर मिलता है तो वहां पे इस पोजीशन को ऐड करना चाहिए 75 से 70 की रेंज में। वर्षा गुप्ता जी का सवाल है, वो पूछ रहे हैं दो स्टॉक्स पे, जेएसडब्ल्यू एनर्जी और अडानी ग्रीन में क्या करूं, बहुत लॉस हो रहा है। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं, उसमें होल्ड की सलाह रहेगी। ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। 6 महीने का भी अगर आपका व्यू है
तो मैं उम्मीद करता हूँ आपका जो लॉस अमाउंट होगा वो रिकवर हो जाएगा वहाँ पे। जो इसके 360 के जो हाई लगे होंगे, आई थिंक उसके अंडर ही आपने इसे बाइंग परचेज की होगी, तो वो लेवल के आने की उम्मीद है पूरी पूरी उस ड्यूरेशन में। एंड तो सेकंड स्टॉक क्या पूछा था इन्होंने? अडानी, अडानी ग्रीन। अडानी ग्रीन, राइट। अडानी ग्रीन में कुछ समय देना पड़ेगा। यहाँ पे आपको कम से कम 6 महीने से 1 साल का समय देना पड़ेगा। ये शेयर अभी कंसोलिडेट होता ही दिखाई दे रहा है। धीमे धीमे करके इसके अंदर एक चाल बनेगी। मैं उम्मीद करता हूँ अब दोबारा अगर 1000, 1000, 20, 50 लेवल्स के जोन में आएगा, तब वहां से कंसोलिडेट करके एक बार चलना चाहिए। ऑल्दो अभी पीछे एक बार जाके ये सस्टेन नहीं हुआ था एंड प्रॉफिट ट्रैकिंग फेज पे चल रहा है। तो दोबारा एक बार अगर 1020 के ऊपर निकलता है तो वहां से एक चाल बनेगी। शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपको लॉस ज्यादा एक्सटेंड होता लगे तो आप 840 रुपीज का एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं उसमें। ओके। ओम प्रकाश जी का सवाल है, वो पूछ रहे हैं आईआरबी इंफ्रा के बारे में। मेरे पास आईआरबी इंफ्रा के शेयर है जो मैंने 52 रुपए में बाय किए हैं, 52 रुपीज। मुझे अब क्या करना चाहिए? आईआरबी इंफ्रा के साथ भी कुछ हाल ऐसा ही है कि इट इज नॉट एबल टू होल्ड इट हायर लेवल्स, अदरवाइज इट इज अ गुड कंपनी टू ओन, गुड स्टॉक टू ओन। बट अभी उस तरीके की वैल्यू नहीं मिल रही है। जितने भी रिसेंट टॉप्स की मैं बात करूं, वेदर ये 65 पे आके अटका, देन 60 के जोन में काफी बार अटका, अभी दोबारा 55 पे अटक रहा है। सो यस, इसके अंदर ये होल्ड नहीं कर पा रहा है। अगर पोजीशन है तो यहाँ से 40 रुपए का आपको स्टॉप लॉस रखना चाहिए, और इस पोजीशन को अभी फिलहाल के लिए मैं होल्ड की सलाह दूंगा। जसकीर जी का सवाल है, उनके पास नाल्को के शेयर है जो उन्होंने 201 के भाव पे खरीदे हैं। हिंदुस्तान जिंक के शेयर है जो उन्होंने 498 के भाव पे खरीदे हैं। मुझे क्या करना चाहिए? 3 महीने का व्यू है सर मेरा, क्या मैं एवरेजिंग कर सकता हूँ? नैल्को के शेयर्स में बिल्कुल आपको यहाँ एवरेजिंग कर लेनी चाहिए। शेयर अपने ब्रेकआउट पॉइंट पे ही है। सिर्फ ये थोड़ा सा टाइम की बात है, और यहाँ से आई थिंक इसके अंदर एक अच्छा अपमूव आ जाएगा। हम्म। ओके। 215 से 216 का हायर साइड में मैं नियर टर्म टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये 3 महीने के अंदर इस लेवल तक पहुंच जाना चाहिए ये शेयर। एंड टॉकिंग अबाउट हिंजिंग, आज ही उसके अंदर एक न्यूज आई है जिसका इम्पैक्ट की वजह से ये 5% से जी। ज्यादा की गिरावट के साथ ये ट्रेड कर रहा है। थोड़ा समय अभी बिताएगा इस चीज में और उसके बाद इसमें चलेगा। अगर आप 3 महीने की जगह थोड़ा सा अपना होल्डिंग पीरियड बढ़ा लें क्लाइंट व्यूअर, तो एक यहाँ से रिकवरी 550 तक की, 600 तक के लेवल की एक्सपेक्ट की जा सकती है आने वाले 6 से 7 महीनों में। तो जसकीर जी, हिंदुस्तान जिंक में जो खबर है वो ये है कि जो प्रमोटर है, जो वेदांता की प्रमोटर भी है, उन्होंने अपनी हिस्सेदारी जो है वो बेची है हिंदुस्तान जिंक में। और 7,500 करोड़ के आसपास की ये आज ब्लॉक डील्स मॉर्निंग में हुई है, जिसका इम्पैक्ट आप आज हिंदुस्तान जिंक के स्टॉक में भी देख रहे हैं और वेदांता के स्टॉक में भी देख रहे हैं। तो जैसे कि आपको सर ने बताया, गौरव सर ने, कि आप इस स्टॉक को एक्यूमुलेट कर सकते हैं, पर आपका टेन्योर जो है, होल्डिंग पीरियड जिसे हम बोलते हैं, वो लंबा रखिएगा तो बेहतर रिटर्न्स जो है आपको यहाँ से मिल पाएंगे। पीएनबी में फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं सर। नाम नहीं लिखा, कौन से सर है ये? जानना चाहते हैं कि लेवल्स क्या होंगे, एंट्री लेवल। पीएनबी अभी इन लाइन विद अदर पीएसयू बैंक्स थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग फेज में है। 113 का हाई लगा के शेयर के अंदर प्रॉफिट टेकिंग आ रही है। 105, 106 की रेंज में ट्रेड कर रहा है। 102 से 100 रुपए के बीच के अच्छे लेवल्स हैं, वहां पे अगर मिलता है तो शेयर को ऐड करना चाहिए। एंड सिंस जैसे हमने शो की शुरुआत में बताया था, आई एम बुलिश ऑन पीएसयू बैंकिंग स्पेस, तो पीएनबी भी उसी स्पेस में फॉल करता है, तो इसलिए इसे कंसिडर किया जा सकता है। ऑल्दो द प्रेफर्ड स्टॉक इन दिस स्पेस, अगर हम पीएनबी और इसी हिसाब से मिड कैप पीएसयू बैंक्स की बात करें, तो इट इज कैनरा बैंक।